नमस्कार। दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में रोजगारोन्मुखी शिक्षा के बारे में। बतौर विषय विशेषज्ञ इस बारे में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर आलोक शुक्ला, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं व्यावसायिक परीक्षा मंडल और प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी कोविड-19 पूरे विश्व में छा गया है और इसका प्रकोप हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में शिक्षा की स्थिति क्या है? पूरे देश में और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कोविड-19 का पड़ा है तो आप जानते हैं शिक्षा पर ही पड़ा है जी। मार्च के महीने में ही हम लोगों को अपने स्कूल बंद करने पड़े और उसके बाद तो खैर काफ़ी लंबे समय तक गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, लेकिन अब स्कूल खोलने का फिर से समय आ रहा है, पर अभी ऐसी स्थिति बन नहीं पाई है कि हम स्कूलों को खोल सकें। तो इसलिए कोई ना कोई ऐसी रणनीतियां हम लोगों को ढूंढने की आवश्यकता थी जिससे कि बच्चे अपने घर में रहकर ही सीखना पढ़ना कर सकें। और हम लोगों ने इसके लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑनलाइन एजुकेशन का बनाया है जिसका कि नाम छत्तीसगढ़ी में रखा गया है पढ़ई तुहर द्वार। मतलब आपके घर के दरवाजे पर, आपकी दहलीज पर स्कूल पहुंच रहा है, वहां पर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इसका उपयोग न केवल स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में हो रहा है बल्कि कॉलेज और कॉलेज के टीचर और कॉलेज के शिक्षक भी इस पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये पोर्टल तो चल रहा है, लेकिन कभी ना कभी ये स्थिति आएगी कि स्कूल खोलना पड़ेगा। तो इस साल जो बच्चे एडमिशन लेंगे, जो नन्हे मुन्नों की अगर हम बात करें, तो इस साल अगर जो बच्चे एडमिशन लेंगे तो उन्हें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग सिखाई जा पाएगी? क्या रणनीति बनी है इस बारे में? जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्कूल तभी खोले जाएंगे जब पूरी तरह से बच्चों के लिए सुरक्षित हों, और इसका निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आपको पता है कि इस समय पूरे भारत में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है और केंद्रीय गृह मंत्रालय उसमें समय समय पर कौन सी चीज़ें खोलना है उसके बारे में निर्देश जारी करता है। तो अभी तक तो स्कूल खोलने के बारे में कोई निर्णय हुआ नहीं है। तो बिल्कुल मैं आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी पालकों को और बच्चों को कि स्कूल हम तभी खोलेंगे जब वो पूरी तरह से सुरक्षित हों। अब स्कूल यदि खुलते हैं तो उसमें फिर हमको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि एक से दूसरे तक ये बीमारी ना पहुँचे, इसका संक्रमण ना पहुँचे। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की हुई हैं। उनका पूरा पालन हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मतलब निश्चित दूरी बना के रखना, साबुन से समय समय पे हाथ धोना, मास्क पहनना, ये सारी चीज़ें ऐसे मेंटेन करनी होंगी ताकि एक से दूसरे तक ये इसका कोई प्रभाव ना पड़ सके। सर, एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सानिध्य साहू। जी साहू जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैं इस साल 12th में हूँ। मेरी दो सिस्टर्स हैं, वो 10th और 11th में हैं। वो मैं जानना चाहता हूँ कि घर पे एक ही मोबाइल है तो हम लोग कैसे पढ़े? ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो, और 12th के बाद मैं आगे क्या करूँ? मैं मैथ्स का हूँ स्टूडेंट। अच्छा, मैथ्स के स्टूडेंट हैं जी। तो सानिध्य, आपको मैं बताना चाहूँगा कि तरह तरह की चीज़ें आज उपलब्ध हैं। जो हमारा केंद्र सरकार के बहुत सारे चैनल दूरदर्शन के चलते हैं, स्वयं प्रभा चैनल चलता है और 3-4 चैनल चलते हैं, उसमें लगातार सब कक्षाएं चल रही हैं। रेडियो पर भी काफ़ी सारी कक्षाएं हो रही हैं। तो ऑनलाइन क्लास के लिए आपको केवल मोबाइल का ही उपयोग करना ऐसा नहीं है। आप अपने टेलीविज़न सेट का उपयोग कर सकते हैं, आप अपने रेडियो का उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक मोबाइल का सवाल है, तो जो हमारा पोर्टल है उसमें कुछ तो कक्षाएं समय में होती हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक कक्षा होगी, उस दिन उस समय आपके पास मोबाइल होना चाहिए। पर हमारे पास बहुत सारा ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वीडियो लेसन्स हैं जो कि मोबाइल पर आप कभी भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अगर आपके घर में एक मोबाइल है और 2 या 3 पढ़ने वाले हैं तो वो उसी एक मोबाइल से अपनी अपनी कक्षाओं से संबंधित विषय को
डाउनलोड करके और समय समय पर उसको देख सकते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल का उपयोग व्हाट्सएप के वीडियो या दूसरे वीडियो या दूसरी चीज़ें देखने के लिए मिलजुल कर करते हैं, वैसे ही पढ़ाई के लिए भी आप मिलजुल कर कर सकते हैं। सर, सुनने में ऐसा आ रहा है कि इस साल बच्चों का जो सिलेबस है वो भी कम किया जाएगा, तो ऐसे में बच्चे उचित शिक्षा कैसे प्राप्त कर पाएंगे? अधिकतर अभिभावकों को यही चिंता हो रही है कि बच्चे पूरी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आगे कंपटीशन में कैसे जा पाएंगे। तो देखिए, सिलेबस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो अलग अलग चीज़ें हैं सिलेबस में। एक कंटेंट होता है कि साहब हमारे किसी पाठ्य पुस्तक में 8 पाठ हैं, 10 पाठ हैं। दूसरा, हम लोग बात करते हैं लर्निंग आउटकम की या कॉम्पिटेंसी की। तो उदाहरण के लिए छोटी कक्षाओं में अगर देखें तो ये होगा कि बच्चे को बोलना आता है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, 1 से 100 तक गिनती जानते हैं, 1 से 10 तक पहाड़े जानते हैं। तो हम लर्निंग आउटकम को कम नहीं कर रहे हैं जी, कंटेंट को कम कर सकते हैं, पाठ कम कर सकते हैं पाठ्य पुस्तक में, लेकिन लर्निंग आउटकम पूरे के पूरे अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी। सर, जैसे कि आज का दौर जो है वो कंपटीशन का दौर है, तो ऐसे में हर बच्चा जो है वो कोचिंग के ऊपर निर्भर रहता है या ट्यूशन के ऊपर निर्भर रहता है। तो ऐसे में कोविड-19 के चलते वो जा तो नहीं पाएगा कोचिंग और ट्यूशन, तो घर में कैसे वो पढ़ाई करे कि वो उचित शिक्षा प्राप्त कर पाए? देखिए, व्यक्तिगत राय अगर आप मेरी पूछें तो मैं तो कोचिंग और ट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि उससे मुझे नहीं लगता कि बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर बच्चे, मेरे हिसाब से तो जो भी पढ़ाई का सामग्री उपलब्ध है, मोबाइल पर उपलब्ध है, वेबसाइट्स पर उपलब्ध है, टेलीविज़न पे, रेडियो पे उपलब्ध है, उन सारी चीज़ों को बच्चे हमारे पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। और कोचिंग के लिए भी और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी सारी सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध है। जी। सर, अभिभावकों को ये भी चिंता है कि इस वर्ष स्कूल में 3 महीने की फीस ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। कई लोग बहुत चिंतित हैं, वो कुछ कह रहे हैं कि ली जाएगी, कुछ कह रहे हैं नहीं ली जाएगी। तो हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि इस विषय पर क्या उचित निर्णय लिया गया है। सर, इस प्रश्न का उत्तर आप थोड़ी देर में दीजिएगा, फिलहाल लेते हैं एक फोन। जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। भागवत निर्मलकर बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार भागवत जी, अपना प्रश्न पूछिए। अब प्रश्न यही है कि जैसे कि अभी से स्कूल बंद है मार्च से, और यदि 15 अगस्त के बाद क्लास लगी तो बच्चा स्कूल जाए तो बीच के गैपिंग में जो क्लास अटेंड करिए वो बीच में लड़का मतलब भय बने रही कर लिए, ऐसे का प्रावधान है कि लड़का मन के भय दूर हो सके? जी। तो भागवत जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। भय को दूर करना बहुत ज़रूरी है और उसमें मुझे लगता है कि माता पिता की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। हम अपने शिक्षकों को तो इस बात का प्रशिक्षण दे ही रहे हैं कि बच्चों को इमोशनली वो सिक्योर करें और बच्चों के मन से भय दूर कर लें, और पूरी कोशिश ये करें कि बच्चों को ये बताएं कि ये कोई ऐसी भयंकर चीज़ नहीं है जिसके के कारण बहुत बड़ी ऐसी बात होने वाली है। बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां पहले भी आई हैं और हम सब लोगों ने उस बीमारी को जीता है। एक समय था जब H1N1 था, उसके बाद में सार्स नाम की बीमारी आई। बहुत पुराने ज़माने में आपने सुना होगा प्लेग की बीमारी थी, जिसमें न जाने कितना बड़े पैमाने पे फैलाव पूरे विश्व में हुआ था। लेकिन मानव जाति ने इस पूरी सब चीज़ों को जीत करके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं कि कोविड-19 को भी हम जीत ना सकें। अगर हम सब लोग मिलजुल करके कोविड से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर विजय पाएंगे। ये बात हमें खुद भी समझनी होगी और अपने बच्चों को भी समझानी होगी। जी। सर, हम बात कर रहे थे फीस को लेके कि कुछ अभिभावक का ये मानना है कि उन्होंने कहीं से सुना है कि 3 महीने की फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी, कुछ का ये मानना है कि नहीं, ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। तो जानकारी आपसे चाहते हैं। जी, तो देखिए, सरकारी स्कूलों में तो फीस हम लोग लेते नहीं हैं जी, तो इसलिए जहाँ तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सवाल है, उनको तो इसकी चिंता करनी ही नहीं है जी। अब जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उसमें भी 25% बच्चे जो शिक्षा के अधिकार के तहत प्राइवेट स्कूलों में भर्ती किए गए हैं, उनकी फीस भी सरकार देती है। तो उनको भी फीस की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी फीस भी सरकार देती है 25% की, उनको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब रह गए वो लोग जो कि गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं, जो संपन्न हैं और जिन्होंने की अपनी समर्थ हैं और जिन्होंने अपनी इच्छा से और अपनी चॉइस से प्राइवेट स्कूलों में
एडमिशन लिया है, उनके लिए सरकार ने फिलहाल ये आदेश जारी किया हुआ है कि जब तक ये कोविड-19 का प्रभाव रहता है तब तक कोई भी स्कूल उनको फीस देने के लिए बाध्य ना करें। अब इसके बाद जब स्कूल खुलेंगे तब क्या व्यवस्था होगी, उसके लिए भी सरकार ने ये सोचा है कि हम लोग फीस के नियंत्रण के लिए एक पूरा अधिनियम तैयार कर रहे हैं। उस विधेयक को हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे डाला था और हमने सुझाव मांगे थे। लगभग 2000 सुझाव भी हम लोगों को मिले हैं और उन सुझावों का संकलन करके हम लोग बहुत शीघ्र एक कानून बनाने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि फीस का सही ढंग से नियंत्रण हो सके। जी सर, एक फ़ोन ले लेते हैं। जी, हेलो हेलो। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्ते, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कैलाश कुमार साहू, मैं आरंग से हूँ। जी कैलाश जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैम, शुक्ला जी से पूछना था कि मैं सन 2013 से डीएड हूँ रायपुर डाइट से और प्रति वर्ष मैं डीडी पास कर लेता हूँ, लेकिन क्या है कि अभी 2013 से हम आर्ट्स वालों के लिए शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है और मैं क्लास 5 मैथ लेता हूँ मैम। तो मेरे सर से पूछना था क्या हम आर्ट्स वालों को मैथ के बराबर नहीं समझा जाता है? अगर समझा जाता है तो इस टाइम शिक्षक भर्ती में हम मैथ्स वालों के लिए आर्ट्स वालों के लिए जॉब क्यों नहीं निकाला गया? क्या भविष्य में हम लोगों के लिए जॉब निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्योंकि जी अच्छा, तो देखिए आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत ही एकदम स्पेसिफिक प्रश्न है, तो उसका बिना पूरा अध्ययन करके उसका स्पेसिफिक जवाब देना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल आपको ये कहना चाहता हूँ कि आर्ट्स हो या मैथ्स हो या कोई भी दूसरा विषय हो, कोई भी विषय किसी भी दूसरे विषय से कम नहीं है। कम से कम मैं तो किसी भी विषय को एक दूसरे से कम नहीं मानता। और जहाँ तक सरकारी नौकरी और रोज़गार का सवाल है तो वो तो सरकार के वित्तीय संसाधन और उस समय की आवश्यकता, किस विषय के शिक्षकों की ज़रूरत है, वो देख करके सरकार समय समय पर अपना विज्ञापन निकालती है। जो पुराना विज्ञापन निकला था वो किस आधार पे निकला था वो बिना उसको ठीक से देखे बताना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, कोई भी विषय किसी दूसरे विषय से कम नहीं है, सब एक बराबर हैं। सर, आप व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अध्यक्ष हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? अच्छा, तो देखिए दो बातें आपने कही। एक तो व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अध्यक्ष के नाते व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य केवल परीक्षा लेना है जी, रोजगार उन्मुखी बनाना उनका काम नहीं है। वो केवल ये करते हैं कि जो भी लोग व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, जैसे इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम है, एग्रीकल्चर का है, वेटरनरी का है, उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम ये लेते हैं और एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने के बाद मेरिट लिस्ट बना के संबंधित कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को दे देते हैं, जिसके आधार पे वो प्रवेश देते हैं बच्चों को। जहाँ तक शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने का प्रश्न है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सब लोगों को मिलकर के इस बारे में प्रयास करना पड़ेगा। सरकार की बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, कौशल विकास की योजना हमारी चल रही है, तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ITI हमारे चलते हैं, पॉलिटेक्निक चलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं। और इस साल विशेष रूप से छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक बहुत विस्तृत योजना तैयार की है, जिसमें कि हम विकासखंड मुख्यालय पर जो कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका विशेष रूप से व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें कि ऐसे पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं जिनको कि उद्योगों के साथ मिलजुल करके ये तय किया जाएगा कि उद्योगों को किस प्रकार के ट्रेड्स की ज़रूरत है। अच्छा। ताकि उसी में हम उनका प्रशिक्षण करें और पास होने के बाद उनको आसानी से नौकरी मिल सके। जी सर, एक फ़ोन ले लेते हैं। हेलो 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 मैम, नमस्ते। नमस्ते, अपना नाम बताइए। जी मैम, मेरा निर्भय गुप्ता नाम है, मैं उत्तर प्रदेश सागरपुर से बोल रहा हूँ। जी निर्भय गुप्ता जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी मैम, मैं 11th क्लास में CBSE बोर्ड से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम इस लॉकडाउन में कैसे अपने स्टडी को कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं लॉकडाउन में? जी। तो निर्भय जी, आपने
आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से फ़ोन किया। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप रायपुर में हम लोगों से बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कार्य, वैसे उत्तर प्रदेश का अपना बोर्ड है वो देखते हैं, लेकिन आप CBSE की बात कर रहे हैं, तो CBSE के साथ जो भी हम लोगों की बातचीत हुई है, उन्होंने हमें ये बताया है कि वो टेलीविज़न, रेडियो और उनकी भी ऑनलाइन पूरी व्यवस्था है। एक दीक्षा नाम का पोर्टल है CBSE का, जिसमें कि वो ऑनलाइन कक्षाएं चलाते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भी कुछ ना कुछ ऑनलाइन का इंतज़ाम किया हुआ है। पर अगर आप छत्तीसगढ़ के द्वारा चलाई गई वेबसाइट का उपयोग करके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो इतना जानता हूं कि ज़्यादातर प्रदेशों में लगभग पाठ्यक्रम एक ही जैसा है, तो अगर आप छत्तीसगढ़ के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमारे पोर्टल पर, जिसका कि URL है cgschool.in, बहुत ही सिंपल है, cgschool.in, उस पर जाकर के आप लेसन्स ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पूरी चीज़ निःशुल्क है। आपका स्वागत है। सर, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 10th और 12th के कोर्सेज़ में आप उद्योगों को भी जोड़कर उसके संबंधित कोर्सेज़ बच्चों को देंगे ताकि वो आराम से रोज़गार प्राप्त कर सके। तो कैसे, कौन से उद्योगों से जोड़ा जाएगा बच्चों को, या किस तरह का उन्हें कोर्स दिया जाएगा? क्या एक कुछ भूमिका आप लोगों ने बनाई होगी, रणनीति बनाई होगी? जी, तो मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने ये तय किया है और ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है कि विकासखंड स्तर पे जहाँ पे स्कूल है और जहाँ पर ITI है, वहाँ पर कलेक्टर साहब जाएंगे और उसके आसपास जो भी उद्योग हैं जी, उनके साथ एक मीटिंग करेंगे। और छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं। हमारे पास माइनिंग है, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोटर रिपेयर है, ड्राइविंग है, बहुत उद्योग हैं। तो उनके साथ बैठक करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन उद्योगों की आवश्यकता क्या है जी, और उसके हिसाब से ट्रेड चयनित करेंगे। अच्छा, तो वहाँ से उनसे पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद आप ट्रेड चेंज करेंगे। सर, चर्चा अपन आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सर, हम बात कर रहे थे परीक्षाओं के बारे में। तो ये जो नेट की परीक्षा है, माने मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो परीक्षा है और या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो परीक्षा है, इसकी कोई तिथि निर्धारित हुई है या कब होगा एग्ज़ाम? इसके बारे में कुछ निर्णय लिया गया है क्या? हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाहते हैं। देखिए, नीट की परीक्षा तो केंद्र सरकार लेती है जी, और जहाँ तक मैंने सुना है उन्होंने शायद ये निश्चित किया है कि जुलाई एंड में या अगस्त में लेंगे जी, लेकिन अभी टाइम टेबल घोषित नहीं हुआ है। इंजीनियरिंग की परीक्षाएं भी 2 होती हैं। एक हमारा अपना PET होता है जी, वो निश्चित करनी है हमको तिथि, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो समय से घोषित हो जाए। जब भी उसकी भी तिथि अभी तिथि तय नहीं हुई है, और जैसी तिथि तय होगी वो आपको हम लोग
निश्चित रूप से बताएंगे। सर, आप तो विभिन्न पदों पर रहे हैं और बहुत सारे पद पर अभी भी आसीन हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन सा जो परीक्षा है या जो पढ़ाई या शिक्षा है, ऐसी कौन सी शिक्षा उचित है जो रोजगार के लिए बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उचित हो? इस बारे में सर उत्तर आप थोड़ी देर में दीजिएगा। फिलहाल हम एक प्रश्न फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सुमन विजय देवांगन है। जी देवांगन जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैम, मेरा सवाल था कि छत्तीसगढ़ में 14,580 पदों पर जो शिक्षक भर्ती हो रही है, जिसमें शिक्षक और सहायक पात्र लिस्ट नहीं आया है। कोरोना के चलते हमें जो बताया जा रहा है कि लेट हो रहा है, तो पात्र लिस्ट तो जारी किया जा सकता है, तो इसके बारे में कुछ सर बोलते हैं तो हमें भी कुछ संतुष्टि हो जाता। जी। अगर मुझे जानकारी होती तो मैं ज़रूर आपको बताता। अभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि इसमें ऐसा लगता है कि कुछ समय लगने की संभावना है। सर, हम बात कर रहे थे कि किस तरह की शिक्षा इन दिनों उचित है जो बच्चों को रोज़गार दिला सके, बच्चों को आगे बढ़ने में मदद कर सके। चूँकि आप बहुत एक्सपीरियंस हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस है अलग अलग चीज़ों का, इसलिए आपके एक्सपीरियंस से हम जानकारी चाहते हैं। देखिए, ये ना समय समय पर बदलता रहता है जी, और हमको आज के समय के हिसाब से अपने रोज़गार तय करने पड़ेंगे। मैं आपको 2-4 उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। जैसे देखिए, जब मैं छोटा था उस समय पूरे रायपुर शहर में जगह जगह पर फ़ोटोग्राफ़र की दुकानें होती थी और हम लोग अपनी फ़ोटो खिंचवा करके उसको कागज़ पे प्रिंट करा के और कागज़ के एल्बम बनाया करते थे। आज वो सारी दुकानें गायब हो गई, क्योंकि सब लोग डिजिटल कैमरा लेकर के अपने मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं, मोबाइल पे ही रखते हैं। समय परिवर्तित होता है। आज से 10-12 साल पहले पूरे रायपुर शहर में जगह जगह पर पीसीओ होते थे, जहाँ पर हम जाकर के टेलीफोन कॉल करते थे। आज आप अगर ढूंढेंगे तो आपको पीसीओ नहीं मिलेंगे। नहीं, हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं और विशेष रूप से कोरोना के समय में क्या नई चीज़ें आएंगी और कौन सी पुरानी चीज़ें चली जाएंगी वो तो समय ही बताएगा। जी, समय इसका निर्धारण करेगा कि आने वाले समय में क्या चीज़ उचित है, क्या चीज़ अनुचित है। सर, एक प्रश्न और है, वो ये है कि आजकल जो बच्चे हैं, जो पहले क्या होता था कि आगे की पढ़ाई करने के लिए, जैसे एमबीए की पढ़ाई करना है या फिर और आगे की शिक्षा प्राप्त करना है, तो वो मेट्रो सिटीज़ या फिर विदेश की ओर रुख करते थे। लेकिन कोविड-19 के चलते सबकी मानसिक स्थिति भी परिवर्तित हो गई है और अभिभावक भी अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे क्या करें? इस प्रश्न का उत्तर सर इस फ़ोन के बाद लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। प्रेमलाल वर्मा। जी प्रेमलाल जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैडम, अभी जो कोरोना टाइम चल रहा है, इसमें स्कूल खोलने की संभावना बताइए। जी प्रेमलाल जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि स्कूल अभी खोलने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। बहुत निकट भविष्य में स्कूल खुलेंगे ऐसा नहीं लगता है, और स्कूल तभी खुलेंगे जब पूरी तरह से सुरक्षित वातावरण हो सकेगा। इतना ही कह सकता हूँ अभी। जी सर, हम चर्चा कर रहे थे कि बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए मेट्रो सिटीज़ या विदेश जाना चाहते थे, लेकिन अब कोविड-19 के चलते वो जा नहीं सक रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या स्कोप है, वो क्या करें आगे की स्टडीज़ के लिए? जी, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। हम लोग ज़बरदस्ती ये सोचते हैं कि बाहर की शिक्षा बहुत अच्छी है और हर चीज़ जो विदेशी है वो बहुत अच्छी, और हम ज़बरदस्ती अपने बच्चों को विदेश भेजते चले जा रहे थे। अब शायद वो समय आया है जब एक पुराने ज़माने में भारत में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे और बाहर से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। क्यों ना हम अपनी शिक्षा को इतना अच्छा बनाएं कि हम यहाँ पर अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें और उनको बाहर जाके कोई ऐसी विशेष चीज़ पढ़ने को मिल जाएगी, ऐसा तो मैं नहीं मानता। छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे यहाँ पे शिक्षा की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर ITI है, हमारे यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ पर MBA के लिए IIM है, हमारे यहाँ पे मेडिकल के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है जिसके लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत हो? जी, हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अच्छा पढ़ सकते हैं। मगर आपके अनुसार
और लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मानसिक स्थिति भी अब परिवर्तित करना पड़ेगा, और सच में हमारे क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ में भी वो सब स्थितियां मौजूद हैं जहां पर पढ़कर बच्चे आगे अच्छा कर सकते हैं। सर, एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे स्कूल जब भी खुलेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 जो है वो संसार से जाएगा नहीं, वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा। तो ऐसे में जब भी स्कूल खोलेंगे तो हमारे जो स्कूल हैं वहाँ पर एक एक क्लास में 60 से 70 बच्चे होते हैं। तो इतने बच्चों की इतनी संख्या में क्या हम उस स्वच्छता का ध्यान रख पाएंगे? क्या हर बच्चे को मास्क की ट्रेनिंग दे पाएंगे? क्या हर बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग हम सिखा पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ प्रश्न इस बात का नहीं है कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जी। करना ही होगा, और चारा क्या है जी। तो हम सब लोगों को कोविड के साथ रहना सीखना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी सावधानियां बरतने की आवश्यकता है वो सावधानियां बरतनी ही पड़ेंगी। हमें सीखना पड़ेगा, हमको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, माता पिता को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, शिक्षकों को भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और मुझे लगता है हम लोग करेंगे। हमने हमेशा इस तरह की लड़ाई जीती है, आगे भी जीतेंगे। सर, आप एक डॉक्टर भी हैं, तो कोविड-19 के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे उसके सतर्कता के लिए, उसकी सावधानी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उससे डरना बंद कर दीजिए। कोविड आखिरकार क्या है? एक वायरस है, वायरस के कारण बीमारी होती है। हमको सर्दी जुकाम भी वायरस से होता है, हमको और बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां वायरस से होती हैं, और हम उससे तो डरते नहीं। कोविड में आप जानते हैं कि 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब अगर उनके अंदर वायरस गया भी तो उनके ऊपर कोई सिम्टम आता ही नहीं जी। 20% जिनके ऊपर सिम्टम आता है, उसमें से 80% ऐसे होते हैं जिनको इतना मामूली सर्दी जुकाम होता है कि वो डॉक्टर के पास जाते तक नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही ठीक हो जाते हैं 2-4-5 दिन में। उसके बाद जो 20% बचे, उसमें से उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पर उसमें से भी मुश्किल से 5% ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है जी। और उसमें से 2% ऐसे होते हैं जिनको की गंभीर बीमारी होने की संभावना होती है, तो वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत पड़े। तो ये तो हर बीमारी के लिए है। हमने थोड़ा सा कोविड का हवा भी खड़ा कर दिया, और जब तक हम इस भय को नहीं जीतेंगे, भय को काबू नहीं करेंगे, तब तक ठीक नहीं होगा। और बाकी सब चीज़, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, हाथ धोइए, ये सब चीज़ें हमें लगातार करनी होंगी। जी। सर, आप माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक पहली से लेकर 9वीं तक और 11वीं को भी जनरल प्रमोशन दे दिया गया है, लेकिन 10th और 12th के बारे में क्या स्थिति अभी बन रही है? 10th और 12th का परीक्षा हमारी हो चुकी है। एक आध जो परीक्षा नहीं हुई थी उसको हम लोगों ने तय किया है कि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मार्क्स देंगे, और तो हमारा परिणाम लगभग तैयार है। कुछ दिनों में हम लोग परिणाम घोषित कर देंगे। मतलब 10वीं के भी रिजल्ट घोषित होंगे और 12वीं के भी घोषित होंगे, बहुत जल्दी होंगे जी। तो सर, ऐसे में जैसे कि जिनकी परीक्षाएं जो नहीं हो पाई हैं, तो उनका आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे, और वो बच्चे कैसे आगे की क्लासेस के लिए कैसे जा पाएंगे? जी, तो मैंने आपको बताया कि हम लोग, एक तो पहले ये बताना चाहता हूं कि ऐसी बहुत कम परीक्षाएं हैं जो नहीं हुई हैं। 10वीं में जो हमारे सब मिला करके लगभग 4 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, उसमें से केवल 30,000 बच्चे थे जो परीक्षा नहीं दे पाए थे, बाकी सबने परीक्षा ऑलरेडी पूरी दे दी है। जो 30,000 बच्चे बचे थे उनके भी बहुत ही माइनर सब्जेक्ट्स की परीक्षा बची थी, तो वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम उसको आंतरिक मूल्यांकन जो उनके स्कूल में हुआ है, तिमाही छिमाही परीक्षा, प्री बोर्ड एग्ज़ाम, दूसरा आंतरिक मूल्यांकन, उसके आधार पर हम उनको नंबर दे करके उनको मार्कशीट देंगे, बाकायदा रेगुलर मार्कशीट मिलेगी उनको। 12वीं में एक जो बड़ा विषय बचा था वो आर्ट्स फैकल्टी में भूगोल का बचा हुआ था, जिसमें लगभग 70-80 हज़ार बच्चों को बैठना था। बाकी सारी परीक्षाएं 12वीं की भी पूरी हो चुकी थी, तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। वो जो भूगोल का भी है उसमें भी हम लोग, जो मैंने आपको बताया, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर करेंगे, और रिजल्ट हमारा बहुत जल्दी घोषित होगा और सबको रेगुलर मार्कशीट मिलेगी, इसलिए उनको आगे पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब अभिभावकों की ये शंका का भी समाधान हो गया होगा कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट कुछ ही दिनों के बाद घोषित कर दिए जाएंगे, जैसा कि सर ने बताया। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। तो दर्शकों, अगले अंक में एक नए विषय के साथ पुनः होंगे उपस्थित। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।